सुषुप्ति अवस्था में किस प्रकार से प्रवेश करें और इस इन सब चीज़ों को आप लोग समझ ही गए होंगे कि उसमें क्या लाभ होते हैं, और वो सब पहले बता ही चुके हैं पहले के वर्ष में। तो पहले मैं एक्सप्लेन करूं कि स्वप्न अवस्था से, क्योंकि स्वप्न अवस्था में कैसे पहुंचते हैं वो आप समझ ही गए। तो स्वप्न अवस्था से सुषुप्ति में कैसे प्रवेश करें, वहाँ एक छोटी सी ट्रिक है बस। और ये ट्रिक अगर आप जागे हो जाएंगे तो अब मैं आपको बता दूंगा तो ये आपको याद ही रहेगी। तो इस ट्रिक को वहाँ पे आप करेंगे तो आपका प्रवेश सुषुप्ति में हो जाएगा। और वो ट्रिक ये है कि स्वप्न अवस्था में अगर आप इंटरेस्ट लेना बंद कर दें वहाँ पे, है ना, जब तक इंटरेस्ट ले रहे हैं तब तक स्वप्न चलता रहता है। जैसे ही आप जो भी सीन चल रहा है अगर उसमें आपको इंटरेस्ट लेना बंद कर दें, है ना, तो मुश्किल से 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर ही वो सीन गायब हो जाता है, बंद ख़त्म हो जाता है। और फिर केवल आप वहाँ पे उसको अनुभव करते हुए रह जाते हैं। और जैसे स्वप्न में तो आपका कोई एक शरीर जैसा भी होता है तो उसका भी लोप हो जाता है, मतलब क्योंकि वो भी स्वप्न का ही हिस्सा था। वो जो स्वप्न में शरीर जैसा हम फील करते हैं अपना, तो वो स्वप्न का ही हिस्सा रहता है। जैसे ही आप उस स्वप्न में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो वो पूरा स्वप्न और आपका शरीर विलीन हो जाता है। ठीक। और आप अपने आप को नितांत अंधकार में इस तरह से पाते हैं कि वो जो स्पेस है, वो जो अब जो है वहाँ पे अंधकार और जो भी है वही आप हैं, ऐसा करके आप वहाँ अनुभव करते हैं। और अपना ऐसा कुछ अनुभव नहीं कर पाते कि मेरे हाथ हैं कि पैर हैं, कि ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता। बस मैं हूँ, इस तरह की अनुभूति होती है ना। ऐसे नहीं होता जैसे अभी ऐसा अनुभव होता है कि मेरे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 नाक हैं, मेरा ये नाम है, मेरा ये काम है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ, मैं इनका दोस्त हूँ। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके साथ साथ मेमोरी स्टिल हो जाती है, माने स्टक हो जाती है, बंद हो जाती है। सुषुप्ति में प्रवेश कैसे करना वो बता रहा हूँ। स्वप्न अवस्था से तो जैसे ही आप इग्नोर करते हैं, तो क्योंकि आप अभी इसमें जगे हुए ही थे, तो आप तो जगे हुए रहते हैं, माने आपकी कॉन्शियस काम करती है, मगर आपकी जो शरीर की आइडेंटिटी है वो स्वप्न के साथ ही विदा हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और वहाँ आप मैं हूँ करके बस रहते हैं, उसमें आपको इससे ज़्यादा और कोई अनुभूति नहीं होती। बाकी सारी कुछ की विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं सब ना, वहाँ और कुछ नहीं होता। इस अनुभव के अलावा वहाँ और कोई दूसरा अनुभव नहीं होता, केवल मैं हूँ का अनुभव होता है। अब ये जितना देर भी रहे, मगर इतनी जोर से होता है क्योंकि एक वही अनुभव है वहाँ पर। तो कोई दूसरे कई सारे अनुभव नहीं हैं जो उसे डिस्ट्रेस करें या आइडेंटिफाई करने में कोई समस्या करें, तो वही एक ही अनुभव है, तो उस पर फोकस हो जाता है। और चूंकि वहाँ पर ऐसा कोई शरीर भी आपको ऐसा अनुभव नहीं होता कि आँख है तो उससे कुछ दिखेगा, है ना, कोई नाक है तो उससे कुछ सुगंध आएगी, इस तरह की कोई बॉडी वहाँ होती नहीं। तो बस इतनी अनुभूति मात्र वहाँ रह जाती है कि मैं हूँ करके, माने ओनली कॉन्शियसनेस, मैं हूँ बस। ये ऐसी अनुभूति कभी कभी बाहर भी हो जाती है। कैसे होती है इसका मैं अपना एक आपको उदाहरण दूँ। मुझे ये एक बार हुई, मैं तब बद्रीनाथ में था और संन्यास लेने के तुरंत बाद की ये घटना है। मेरा संन्यास नैनीताल में हुआ था, पायलट बाबा के यहाँ। तो वहाँ से मैंने उनसे पूछा कि भाई अब किधर जाएं, मतलब, तो बोले कि एक काम करो, बद्रीनाथ निकल जाओ। तो मैं वहाँ से पहले ऋषिकेश आया इधर से, और बद्रीनाथ पहुँच गया। तो पहली बार गया तो मुझे कोई बहुत वहाँ का अनुभव नहीं था, कितनी ठंड है, क्या कपड़े लेने हैं नहीं लेने हैं। तो मैं ऐसे ही
क्योंकि गर्मी के दिन थे तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो अब वहाँ पहुँच गया तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड। तो वहाँ एक खाक चौक करके एक जगह है बद्रीनाथ में, जो बैरागियों का वो आश्रम है, उसका नाम है वहाँ खाक चौक। तो वो वहाँ जो भी कोई आगंतुक आते हैं, वो साधु हों या कोई भी हों, उन्हें 3 दिन रहने की वहाँ पे अनुमति रहती है और वहाँ पे खाना पीना रहना रहता है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो रास्ते में 2-4 बैरागी साधु भी मिल गए, तो मुझे वो वहाँ तक ले गए। जब मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे क्या व्यवस्था वगैरह है, तो वो खाक चौक तक, क्योंकि वो भी वहीं जा रहे थे, तो मुझे ले गए। तो मैं वहाँ पहुँच गया। अब चूँकि एकदम रात से मैं पहुँचे थे, तो वहाँ उन्होंने, उस समय वो आश्रम कोई बहुत ज़्यादा बना हुआ वगैरह नहीं था, तो टेंट वो कपड़े के लगा के रखते थे और उन्हीं में जैसे तैसे कंबल थे, कोई बहुत साफ शुद्ध नहीं थे। तो अब जैसे तैसे वहाँ पे खाना पीना खा के हम लोग ने, मैंने रात काटी। तो अगले दिन मैंने वहाँ पे गुफाएं ढूंढनी शुरू की, क्योंकि वहाँ पे कुटियाएँ वगैरह और वो सब जो है, वो सब वहाँ पे कुछ खाली था नहीं। तो वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि भाई इधर चरण पादुका की तरफ चले जाओ, वहाँ से कोई 1.5-2 किलोमीटर और ऊपर बद्रीनाथ में हाइट पे जाके एक चरण पादुका जगह है। बोले वहाँ 2-3 गुफाएं हैं, शायद उनमें से कोई खुली होगी या खाली पड़ी होगी, तो वहाँ आप रह सकते हो। तो मैं घूमता घामता अगले दिन खाना वगैरह खा के 11 बजे के आसपास तो मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ जाके देखा कि वहाँ पे 2 गुफाएँ थी, एक बड़ी गुफा और एक बड़ी गुफा के पीछे छोटी गुफा। बड़ी गुफा में कोई रह रहा था, कोई नेपाली साधु था, और वो तो सुलभ था, मतलब तो सुलभा वगैरह चलता था बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको पूछा कि भाई यहाँ और कोई गुफा है? तो उन्होंने बोले कि भाई इसके पीछे एक छोटी सी गुफा है, वो खाली है, रहना है तो वहाँ रह जाओ। तो मैंने देखा तो उसमें जाने का कोई ढंग से रास्ता भी नहीं था, और पत्थर थे छोटे छोटे ऐसे, और एकदम स्लिपरी जैसा था। तो जैसे तैसे मैं वहाँ पहुँचा तो एकदम बड़ी छोटी सी गुफा और इतना सा दरवाज़ा, खिड़की जैसा। अब उसमें घुसना भी बहुत मुश्किल हो, ऐसे झुक के और पूरा ऐसे सुकुड़ के अंदर घुसो। तो अंदर देखा कि मुश्किल से 5 फुट की जगह थी, जो ऐसे आप पैर फैला के अगर लेटोगे, अब मेरी हाइट 5-10 है, तो पूरी तरह से उसमें पैर नहीं फैला सकते थे। और एक 5 फुट का ऐसे एक ऐसे चबूतरा सा किसी ने वहाँ पे पत्थर वगैरह लगा के ऐसा बनाया हुआ था, उबड़ खाबड़ जैसा। और उसके बगल में एक चूल्हा था छोटा सा, तो उसमें शायद कोई रहता होगा तो अपना चाय वाय बनाता होगा या सर्दी में आग जलाता होगा। उसमें ऐसे 2-4 लकड़ी वगैरह पड़ी थी। तो मैं उस दिन उस गुफा को देख के आ गया, और मैंने वहाँ इंतज़ाम करने की सोची कि कहीं से कंबल वगैरह कुछ मिल जाए। पर बहुत सारी जानकारी मेरी थी भी नहीं, तो किसी से कंबल वगैरह नहीं मिले। फिर मैंने वहाँ जो गत्ते वगैरह होते हैं ना, जो सामान जिनके बिक जाते हैं और वो गत्ते वगैरह रहते हैं, वो गत्ते कहीं से पड़े थे तो वो वहाँ से उठाए। दिन में सूखी घास वगैरह कहीं से ऐसे टटोली, तो वो उन पत्थरों पे डाल के थोड़ा सा प्लेन किया, फिर वो गत्ते वगैरह लगाए। और 1-2 चद्दर सी थी मेरे पास में, और एक कंबल मुझे किसी ने दे दिया था, शायद वो एक खाक चौक वाले ने दे दिया था या किसने मांगने पे। तो मैं ले आया, मैं कहा फिर देखा जाएगा। आ गया मैं, तो तीसरा दिन के करीब रहा होगा, रात में मेरी आँख खुली। अब रात में आँख खुली तो ठंड लग रही बहुत ज़ोर से, और मैंने घुटने दे रखे अपने पेट में क्योंकि ठंड लग रही थी, उसी वजह से आँख खुली भी होगी। अब देखा तो मुझे कुछ याद ना आए, मैं अपना नाम वाम सब भूल गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, सब भूल गया, कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं बहुत जोर लगा रहा था, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो मैं उसी पर ही बैठ गया और ऐसे ऐसे टटोल रहा था। तो इधर में दीवारी थी वो पत्थर की साइड, और जो खिड़की थी वो थोड़ा दूर थी। ऐसे ऐसे करता तो खिड़की पे हाथ लगता नहीं,
और इधर से दीवार पर लगता है, इधर से दीवार पर लगता है, इधर से दीवार पर लगता है, यार मतलब पता नहीं चल रहा कि कहाँ है, कहाँ से निकले, क्या हूँ मैं, कौन हूँ, कहाँ हूँ। लगभग 15 मिनट के आसपास मेरी ऐसी स्थिति बनी रही। मैंने बहुत कोशिश की याद करने की, कुछ भी याद नहीं आया, एक लाइन भी याद नहीं आई मेरे बारे में। माने जो मेरी मेमोरी थी वो एक्टिव नहीं हो रही, ये तो ठंड की वजह से या कोई वजह से वो जाम हो गई, वर्क नहीं कर रही थी। तो फिर से मैंने ऐसे टटोलते हुए ऐसे इस बार उठ के कि ये कहीं तो जाके ख़त्म होगी, तो मैं ऐसे ऐसे घूम के और खिड़की पे पहुंच गया। ऐसे करता हूँ, खिड़की पहुंच गया तो खिड़की खोली, खिड़की से बाहर निकला, तो इधर उधर टटोल के मैं थोड़ा सा रास्ते की तरफ आया, तो वहाँ से मुझे फिर बद्रीनाथ की लाइट रात में नज़र आई। वो रात का टाइम होगा लगभग 3 बजे के आसपास। बद्रीनाथ की लाइट जब दिखी तब मुझे याद आया कि मैं बद्रीनाथ में हूँ, और फिर सब याद आ गया कि कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या हूँ। तो 15 मिनट से ज़्यादा मेरी ये वहाँ स्थिति रही। मान ये तो जागृत में हो गई थी, तो अगर मेमोरी काम ना करे तो ऐसी स्थिति हो जाती है। और मैं हूँ का भूत बना है। हाँ, लेकिन मैं हूँ का तो बना रहता है ना। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि बिना मेमोरी के ये नहीं पता चलता कि कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ वगैरह। और ऐसा जिनको जब कोई लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं और भूलने की बीमारी हो जाती है, तो इसी तरह का एक्सपीरियंस उनको भी रहता है। वो भी पहचानना बंद कर देते हैं लोगों को। उनसे कभी कभी खुद भी पूछो आप कौन है तो नहीं बता पाते, पर जीवित तो होते हैं। तो लगभग इसी तरह का अनुभव, क्योंकि यहाँ तो शरीर भी है और दूसरी चीज़ें कम से कम देख तो रहे हो, कुछ रिमेंबर नहीं हो रही हैं, कुछ याद नहीं हो रही हैं, मगर बाकी सारी चीज़ें वहाँ तो कुछ देखने को भी नहीं है, देखने वाली कोई स्थिति भी नहीं है, ना सुनने वाली कोई स्थिति है, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई साउंड है, वहाँ ना कोई दृश्य है, गुप्त घना अंधकार। और ऐसे लगता है वहाँ पे कि ये सारा जो पूरा अंधकार और स्पेस है यही मैं हूँ, कोई ऐसी आकृति जैसा अनुभव नहीं होता। तो ये वहाँ का अनुभव है सुषुप्ति का। और इसमें स्वप्न से इतनी सी ट्रिक है, बस जब तक आप स्वप्न में कोई भी ढंग से रस लेते रहोगे तो आपको वहाँ गति नहीं होगी। ठीक, तो वहाँ गति करनी है तो उसका यही तरीका है वहाँ पे कि आप स्वप्न जो भी चल रहा है उसमें नीरस हो जाओ, उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दो। ये भर वहाँ की ट्रिक है। अच्छा, वहाँ पे फिर ये तो हो गया वहाँ से प्रवेश का तरीका। अब वहाँ क्या है कि मेमोरी अपने आप से काम नहीं करती है। अगर आपको उस अवस्था का उपयोग करना है तो आपको पहले से कोई टॉपिक या कोई सवाल अपने अंदर रखना पड़ता है ना। जब जैसे आप जागृति में जा रहे हैं तो स्वप्न में पहुंचेंगे या सीधे सुषुप्ति में पहुंचेंगे, तो अगर पहले से कोई सवाल लेके चल रहे हैं तो ठीक है। अगर आप बिना सवाल के गए तो मात्र बस मैं हूँ होने का अनुभव होगा, और जब भी जितने देर रहेंगे उसके बाद बाहर आ जाएंगे, वो सवाल वहाँ नहीं उठेगा। अगर आप पहले से अपने आप को प्रोग्राम करके जा रहे हैं, ऐसा अलर्ट करके जा रहे हैं, तो ये सवाल वहाँ उठ जाता है। एक बार में नहीं उठेगा, दूसरी बार में उठ जाएगा, उठ जाता है। तो जब भी उठेगा तो उस सवाल से संबंधित जो भी डाटा आपके मेमोरी में होगा वो आना शुरू हो जाता है, बस वही आता है। उसके साथ जिस भी मेमोरी का रिलेशन नहीं बैठेगा, कोई लिंकिंग नहीं बैठेगी, तो वो वाली मेमोरी वहाँ उदय नहीं होती है ना। लगभग इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भी हमें जो याद आती हैं वो कोई ना कोई चीज़ लिंकिंग बनती है। कोई दृश्य लिंकिंग बन गया, उससे आ गया। आदमी को देखा तो वो आदमी का रूप और वो सब लिंकिंग आ गया, और फिर उसके बारे में जो अंदर है वो आने लगता है बाहर। अरे अच्छा डॉक्टर साहब, अरे ऐसे तो तब हुआ था, तो सब आने लगता है इसमें। वहाँ ये एकदम स्पष्टता से आता है, बाकी कुछ दूसरा नहीं आता, क्योंकि वहाँ कोई दृश्य और ऐसा कुछ है नहीं जो उसके लिए ट्रिगर बने। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो टॉपिक लेके जा रहे हैं उसी पर एकाग्र हो जाते हैं स्वाभाविक रूप से।
इसलिए क्योंकि दूसरा कुछ वहाँ है नहीं। तो आप डाटा एनालिसिस वहाँ पे अच्छे से, तो अगर आपका सवाल उठ गया तो उस सवाल से संबंधित ही वो स्वप्न अवस्था स्टार्ट हो जाती है। जब तक सवाल नहीं उठा था, जब तक सुषुप्ति थी, जैसे ही सवाल उठा तो अब उससे संबंधित मेमोरी आने लगती है। अगर विजुअलाइजेशन है तो विजुअलाइजेशन होने लगता है, और ये उस तरह का स्वप्न शुरू हो जाता है, उस तरह का, उस सवाल से संबंधित। तो फिर उसमें आप वहाँ जितने देर रहते हैं, एनालिसिस वगैरह करते हैं, और कोई परिणाम निकल के आता है, उसमें कोई निर्णय होता है। जैसे मैं इस संदर्भ में अपनी घटना बताऊं कि मुझे मेरे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो जवाब मिला वो कैसे मिला, और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा सवाल था, जिसके पहले आगे गति नहीं हो सकती थी, वो था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये मैं कोशिश तो बहुत लंबे समय से कर रहा था, लेकिन लगभग 2013 में, 13 के आसपास में, 13 के लास्ट में मैं एक दिन सुबह को उठ रहा था, माने उसमें से आ रहा था, नींद में से। तो उस समय मैं सुषुप्ति में था जब वहाँ से मैं उठ रहा था। तो ये सवाल मेरा वहाँ आ गया कि भाई मैं यहाँ से बाहर क्यों जा रहा हूँ। वहाँ पे सवाल ये इस तरह से पैदा हो गया कि मैं यहाँ हूँ, तो मैं यहाँ से बाहर जा रहा क्यों, मतलब क्या करने जा रहा हूँ, ये वहाँ पे सवाल उठा। और वो मेरा उठना लगभग 12-15 मिनट का था। नहीं तो ज़्यादातर तो क्या होता है कि बस सोने से यूं करके 1-2 सेकंड में उठ जाते हैं, और 4-6 सेकंड में आदमी पूरी तरह से अवेयर हो जाता है, जागृति में आ जाता है। पर मुझे 12 से 15 मिनट इस पूरी घटना में लगे, सुषुप्ति से और जागृति में आने में। इतनी स्लो प्रोसेस हो रही थी, और उस सवाल के साथ में ही थोड़ी सी देर में ही ये जवाब आया कि भाई सुखी होने के लिए जाग रहे हैं, हम सुखी होना चाहते हैं। थोड़ा बहुत चिंतन मनन वहाँ चला, ये जो 12 से 15 मिनट का पीरियड था, इसमें चला। तो वहाँ पे ये निश्चित हो गया कि हाँ, सुखी होने के लिए ही ये सब है, तो जीवन का उद्देश्य सुखी होना ही है। अब जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, तो ये जवाब तो मुझे मिल चुका था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ के जो जवाब हैं वो सब डाटा एनालिसिस पर ही आधारित होते हैं। उन्हें बाहर आके चेक करना होता है। कई बार गलत भी होते हैं वो निर्णय। तो बाहर चेक करने के लिए आपको, तो मैंने अपनी पूरी मेमोरी उठा डाली बाहर आके, जितना भी मुझे बचपन तक याद आया, मुख्य सब घटनाएं। तो मैंने कोई काम क्यों किए, क्योंकि बचपन में तो कई चोरियां भी की घर में, कभी कहीं के आम चुरा के खा जाते थे, किसी का 10-20 रुपये में मिल गया तो वो चुरा लिया, या घर से गेहूँ चुरा के ले जाते थे बाहर तो बेच देते थे। तो उससे मैं कभी फिल्म देख ली, कभी पकौड़े, कभी जो भी करने की इच्छा होती थी वो कर लेते थे। तो तब समझ में आया कि अच्छा, मैंने जो ऐसी चीज़ें भी की जो कि खराब मानी जाती हैं, जिसे करने के लिए मना करते थे घर वाले, और अगर पकड़े जाते थे तो पिटाई भी होती थी, तो समझ में आया अच्छा, सुखी होना इतना महत्वपूर्ण है। तो मैं जितना जांच सकता था अपने तल पे, मैंने इसको जांचा, और ये निर्णय मुझे ठीक लगा कि हमारा हर एक्शन, हम चाहें उसके प्रति होशपूर्वक हो या ना हो, वो सारा का सारा सुखी होने के लिए ही होता है, या दुख से बचने के लिए होता है। तो फिर मैंने और दूसरे जीव जंतुओं का अवलोकन किया, बच्चों का अवलोकन किया, तो मैं इसमें फाइनल हो गया कि अब यही आंसर है। फिर जो और संगी साथी थे, जो मेरे जैसे देव नारायण जी हैं, परमानंद जी हैं, योगेंद्रपुरी जी, ऐसे और उसमें कई सारे साथी थे। तो मैंने उनके साथ ये सब डिस्कस किया, तो उन्होंने अपनी बात रखी, अरे नहीं यार, मोक्ष होना है, कोई बोला ये होना है, कोई बोला परमात्मा की प्राप्ति है, कोई बोला। तो फिर मैं उनके साथ में इस बात के लिए आर्गुमेंट करने लगा कि अच्छा, आप कह रहे हो कि मोक्ष है, तो मोक्ष किस लिए? बोला कि यहाँ तो सब दुख ही दुख है, उनसे छुटकारा जो है, जीवन मरण से छुटकारा होकर ही होगा।
तो मैं कहा ये तो मतलब दुखों से छूटने की तो बात कर रहे हो। तो बोले हाँ बात तो ठीक है। मैं कहा मोक्ष का मतलब दुखों से मुक्ति ना। हाँ ठीक बात है। और मैं कहा आप सुखी होना चाहते हो कि नहीं? तो वो वैसे री करने लगे। तो मैं कहा जब वहाँ भंडारा होता है तो जहाँ ज़्यादा पैसे का भंडारा होता है वहाँ क्यों जाते हो फिर, है ना। जब वो ऐसे ऐसे करने लगे, अब चूंकि हम सब साथ ही रहते थे तो हमें तो पता है कब कहाँ क्या हो रहा है। और खाते समय ऐसी बात क्यों करते हो कि इसमें सब्जी ठीक नहीं है, इसने रायता ठीक नहीं बनाया है, इसने दक्षिणा ठीक नहीं दी है। हाँ हाँ। तो कुल मिला के वो बोले ठीक है भाई, सुखी भी होना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि फिर सुखी होना चाहते हो और दुखी नहीं होना चाहते हो, बस इतना ही है ना। अब इसको आप मोक्ष बोलो, निर्वाण बोलो, अब कुछ भी नामों से इसको रख दो, मामला तो इतना सही है ना। अनमने ढंग से उन्होंने मतलब ऐसे स्वीकार तो नहीं किया, पर बोले कि अभी तो इससे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है। इसी तरह से मेरी चर्चाएं होती रहीं और यही बात निकल के आई, और कुछ ही समय में ये पूरा फाइनल हो गया कि अब इसके अलावा और कोई चीज़ की संभावना नहीं है ना। तो इसके अलावा अब कोई चीज़ की संभावना करके नहीं है। तो अब ये फाइनल होने के बाद में अब अगला सवाल हुआ कि भाई हम सुखी फिर हो क्यों नहीं रहे, या दुखी क्यों हो रहे, जब हम तो चाहते नहीं। अब क्या कारण है? तो मैंने थोड़ा सा काम शेयर मार्केट में किया था इसके पहले, ये जवाब आने के पहले, ये जवाब आने के थोड़े समय से पहले ही मैंने शेयर मार्केट का भी थोड़ा सा काम किया था। तो अब ये मेरा एक तरीका है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसके बारे में जितनी सारी जानकारी यूट्यूब इंटरनेट पर पड़ी रहती है उसे मैं देखता रहता हूँ ताकि उस काम को अच्छे से कर सकूँ। तो इस चक्कर में मैंने अर्थशास्त्र पढ़ डाला, आज का जो अर्थशास्त्र है। अरे मैं तो शुरू से ही पढ़ रहा था तो एकदम फोकस हो गया उस बात पर, पता चल गया यार ये तो बड़ी बीमारी है। बोले मतलब बिना पैसे के तो मांग नहीं कर सकते, और ये तो हो ही रहा था, ये तो हर रोज जीवन में होता था कि जब भी कोई चीज़ की मांग करने जाते थे पैसे होते नहीं थे। तो ये तो भाई बचपन से है सारा कि बिना पैसे के ही सारी समस्या हो रही है। पिताजी इसीलिए पैसे नहीं देते थे, इसीलिए 3rd क्लास स्कूल में भेजा, 3rd क्लास हॉस्टल में भेजा। जब बाद में 200-250 रुपये मुश्किल से देते थे महीने के लिए। 3 रुपये डाइट का खाना हम लोग खाते थे, उसमें भी सोचते थे कि कम देना पड़ जाए कि भाई महीना भर खाएंगे, महीने के हिसाब से ले ले। तो 90 रुपये नहीं भाई 75 रुपये ले ले। तो समझ में आया यार ये जब तक बीमारी रहेगी तो ये तो इंजन आगे चलेगा ही नहीं। आया समझ में? मतलब ये कैसे कैसे सारी चीज़ होती चली गई। तो अब इसके लिए मैंने और उसको ढंग से पढ़ना शुरू किया, तो ये सारी कमियां मुझे उसमें निकल आई और फिर मैंने किताब लिखनी स्टार्ट कर दी। उस समय मैं ऋषिकेश में ये एक होटल हम लोगों ने लीज पे लिया था चलाने के लिए। मैं कैसे खर्चा पानी निकलता रहेगा, रहना निकलता रहेगा, तो ऐसे बर्डन नहीं पड़ेगा सिर पे, तो मैं करते रहेंगे। पर वो उसकी घटना घटी थी 13 में, वो केदारनाथ वाली, तो उसकी वजह से वहाँ पे ग्राहक कम हो रखे थे, तो होटल ठीक से चला नहीं, तो घाटे में चला गया। तो जो पैसे भी लगे थे वो भी जो चला गए 6 महीने के बाद में। और भाई मैं सुबह 10 बजे से पहले उठता नहीं था, क्योंकि ये वाली प्रक्रिया मैंने तय कर रखी थी कि सुबह जब भी आँख खुलेंगी तब से लेके 10 बजे तक मैं ये स्वप्न वाली और ये इस तरह का प्रयोग ही करता था, रोज का काम था मेरा ये। तो अब चूँकि अब गाड़ी चल निकली, पहला सवाल आ गया, दूसरा आ गया, उसका उत्तर आ गया, अब ऐसे दे दनादन आने लगे, क्योंकि नया नया डाटा जाने लगा और प्रोसेस अच्छे से होने लगा और ये सब आने लगा। तो अमरीश जी मेरे साथ थे तब। तो अमरीश जी जो है जब भी कुछ आता तो मैं उनके साथ बैठ कर डिस्कशन करता था। वो भी बोलते थे हाँ बात तो सही है,
ऐसे कर कर के एक किताब 2018 तक बोले, अमरीश जी बोले होटल वोटल बंद करो, अभी जब तक मेरे पास पैसा है तब तक उस पर रहते हैं, और बाद में देखा जाएगा, अभी आप सारा फोकस किताब पर लगाओ। देवनारायण जी भी थे, वो बोले भाई मैं भी अपने तरफ से सहयोग कर दूंगा, तुम इसी पर ध्यान दो, बंद करो ये होटल सेटल। तो हमने बंद कर दिया। उसने हमारी सिक्योरिटी भी वापस नहीं की, होटल मालिक ने, और उसके साथ भी 1 आध महीना रस्सा कैसे चले। अब वो बोले छोड़ो इसको भी, मरने दो, तुम सारा फोकस इसी पर ही करो। हाँ, तो ये सब समझ में आ रहा है कि भाई पैसे के चक्कर में क्या मरी कटी मच रही है। आदमी बेईमान होता जा रहा है, आदमी झूठ बोलता जा रहा है, आदमी जो उसने वादे किए थे उसमें से एक वादा नहीं पूरा कर रहा है। होटल में जो पैसा हमारा खर्च हुआ था वो उस पर वादा हुआ था कि आधा उसका लगेगा, आधा हमारा लगेगा, वो नहीं वापस कर रहा है। तो बोले ठीक है, अब इसको छोड़ो करके आगे बढ़ो। तो वहीं पर हम लोगों ने एक फ्लैट ले लिया और ये किताब 2018 में पूरी हो गई। 14 से लेके लगभग 4-5 साल लगे इस किताब को पूरा करने में, संपूर्ण समाधान। तो ये इससे ऐसे करके निकल गई। तो इसमें सुषुप्ति का और ये स्वप्न अवस्था का बहुत बड़ा रोल रहा। ये अभ्यास करते करते ये अवस्था मुझे जागृत में भी होने लगी। अब जागृत में ही मैं कोई भी विषय पर इतना फोकस हो जाता कि आसपास कोई शोरगुल और ऐसा कुछ हो रहा है तो वो मुझे नहीं सुनाई पड़ता, है ना। वहाँ पे वो हो रहा है पर मुझे नहीं सुनाई पड़ता। जब तक वो बहुत ज़्यादा ना हो, एक लेवल से ज़्यादा, तब तक मेरा ध्यान उधर नहीं जाता। तो ये अवस्था मेरी यहाँ ही होने लगी। वहाँ कहीं मैं कहीं भी बैठा हूँ, कुछ भी हो रहा है, इवन गर्मी तक हो रही है, पसीना तक आ रहा है, तो वो पसीना तक मुझे अनुभव नहीं होता था जब तक मैं उस खाज माज में लगा हुआ हूँ। हाँ, चूँकि इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं होता था, लेकिन एक लेवल तक, एक लेवल से ज़्यादा स्थिति होती थी। जैसे बैठे हैं तो एक लेवल से ज़्यादा घुटने दर्द करने लग गए, या चूतर ज़्यादा सुन्न हो गए, या एक लेवल से ज़्यादा होता था, तब वो अनुभव में आता था। इस तरह से तो मैं 6-6 घंटे 8-8 घंटे ऐसे बैठ के टाइप करता रहता था। तो ये पूरी किताबों ने टाइप करके ही लिखी है, कम जो मेरे पास लैपटॉप था उसमें। तो स्वप्न का और सुषुप्ति का इसका मैंने इतना ज़्यादा सदुपयोग किया इस चीज़ में, और इस दौरान बहुत सारे एक्सपीरियंस, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे। और चूँकि वहाँ पे थे ऋषिकेश में, तो कोई ना कोई साधु से या लोगों से रोज़ मिलना होता रहता था, और उनसे डिस्कशन भी चलती रहती थी। ये सब चल रहा था लगातार, बाहर डिस्कशन। एक यारी था स्वीडन का, वो अमरीश जी का जो फ्रेंड बन गया था, तो उसके साथ में वो भी जुड़ गया, उसने भी काफ़ी आर्थिक सहयोग किया। इस तरह से मतलब मुझे कभी पैसों के लिए कोई बर्डन पड़ा नहीं, और मेरा खर्चा इतना ही बस कि रहने का किराया और खाने का, इससे ज़्यादा मेरा कुछ खर्चा था नहीं। तो ये सब लोग करते चले गए। तो ऐसे ऐसे होके ये सब चीज़ सामने आई, और अब आप संपूर्ण समाधान पढ़ते ही हो तो देखते हो कि वो किस तरह से लिखा है, क्या क्रम से लिखा है, और आम बोलचाल जैसी भाषा में लिखा है। मैंने उसमें जो साहित्यिक शब्द वगैरह है उनका इस्तेमाल बहुत कम किया है। फिर इसके बाद बात उठी कि यार ये संपूर्ण समाधान तो लिख दिया, अब इसका बेस भी लिखना जरूरी है, क्योंकि कोई लोग पूछेंगे कि यही क्यों, ऐसा ही क्यों, वैसे ही, क्योंकि ऐसे सवाल आने लग गए थे। जो चर्चा चलती थी तो अमरीश जी के सामने, मेरे सामने ऐसे सवाल आने लग गए थे। तो बोले अब संपूर्ण जीवन दर्शन लिखना जरूरी है। तो उसके बाद मैंने संपूर्ण जीवन 2-2.5-3 साल में लिख के उसको फाइनल कर दिया था। फिर उसको भी अभी आप पढ़ते ही हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें आई, और मेरे जीवन के बहुत सारे निर्णय मैंने इन्हीं सब सुख सुविधाओं का आधार लेते हुए, इसी टेक्निक का आधार लेते हुए, वो बड़े आसानी से अपने भी सॉल्व किए। अमरीश जी हुए, देवनारायण जी हुए, और भी जो भी संगी साथी और या जो भी लोग जुड़ते चले गए, करते चले गए, प्रीति जी, आप सबको अपने व्यक्तिगत बहुत सारे अनुभव हैं। तो ये, और मेरी दक्षता भी बढ़ती चली गई, क्योंकि मैं लगातार चिंतन मनन में था खुद भी, और लगातार लोगों के साथ इंटरेक्शन में था, तरह तरह के लोगों के साथ, साधु हो, गृहस्थी हो, छोटे हों, बड़े हों, ये हों। इसी दौरान मेरी शादी भी हुई, उसमें भी बहुत सारे एक्सपीरियंस, बच्ची भी पैदा हुई,
उसके बहुत सारे अच्छे और बुरे सब तरह के एक्सपीरियंस, इस सब से मेरे पास इतना पूरा डाटा, फैमिली प्लानिंग, मतलब जो ये परिवार वाला कॉन्सेप्ट नया समझ रहे हैं, सामाजिक कॉन्सेप्ट नया, संबंध क्यों नहीं ठीक चलते हैं, आर्थिक के अलावा दूसरा क्या है, ये सब सारी खोज उसमें सबकी है। आप देखोगे तो ऐसे सैकड़ों प्रश्न हैं जो अलग अलग से जिनको ढूंढ के और फिर उनको मैंने एक दूसरे के साथ लिंक किया और एक इस तरह से उनको लिखा, समझाया कि फिर आदमी उसको पढ़ लेता है तो उसको एक ही बार में एक आइडिया ऐसा अच्छे से समझ में आ जाता है। हाँ, मतलब लगभग जीवन का जितने आयाम होते हैं ऑलमोस्ट मैं उन सब से जो है गुजर चुका था, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा तक। तो इस तरह से इन सब चीज़ों का उपयोग भी और एंजॉय भी, और ये सब बहुत एंजॉय, मतलब एक्साइटमेंट था, क्योंकि मैं बेसिकली मेरी नेचर रिसर्चर की है, तो आदमी रिसर्च करे और रिसर्च भी होती जाए तो भाई दिन दूनी रात चौगनी मज़ा ही ऐसे बढ़ता जाता। बाकी कुछ नहीं था, मगर एक ये तो मज़ा था अच्छा ऐसा।